हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 14 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। इसके साथ में मैं ईश्वर से यह भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी साथियों को इस वर्ष उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उनको अपनी मंजिल मिले, वो अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। इतनी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर आंधियों में भी चिराग जलते रहे, आंधियों में भी चिराग जलते रहे। साथियों, आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का। किसको? खुद को बेहतर करने का, अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने का। हर रोज कुछ ना कुछ नया कीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखिए। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उस टारगेट्स को पूरा कीजिए। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और पूरा दिन उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता, तब तक एक बात को हमेशा याद रखो कि सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार एंड शानदार तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। विश्व बैंक ने जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में FY23 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ में अनुमानित है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने 6.9%, 6.6%, 7.0% या 7.5%। सही जवाब क्या होगा साथी, बताइए। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है 6.9%। क्या होगा? 6.9% भारत की इस वर्ष अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। साथियों, विश्व बैंक के अनुसार भारत 7 उभरते बाजारों में सर्वाधिक विकासशील देशों में सर्वाधिक तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक तेजी से वृद्धि करने वाला है अर्थव्यवस्था होगी ये विश्व बैंक। तो साथियों, विश्व बैंक की स्थापना होती है 1944 के अंदर। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसके जो प्रबंधक निदेशक है वो है डेविड मालपास। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। विश्व बैंक ने अपनी जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में FY23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% बढ़ने की अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2023 में 7 बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। विश्व बैंक जुलाई 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास है। इतनी बात है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखनी है। बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2023 को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वें संस्करण हुआ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला है साथियों? ऑप्शन है साथियों आपके सामने अपर्णा सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या इसमें से कोई नहीं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साथियों ये मिला है अपर्णा सेन को मिला है। अपर्णा सेन, तो ये रही इमेज के अंदर अपर्णा सेन साथियों, ये रही इमेज के अंदर अपर्णा सेन। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण प्रकाशित हुआ। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है?
ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, यानी कि इस वर्ष आने वाले जो समय में इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इसके अंदर ये बताया जाता है कौन कौन सी समस्याएं और इसके अंदर कौन कौन से देश इसके अंदर शीर्ष हैं, इनकी शिखर पर है जिसके अंदर ये समस्याएं ज्यादा आएगी। तो इसके अंदर से क्या सही ऑप्शन होगा आपका? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व आर्थिक मंच, या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसके अनुसार ये 5 श्रेणियों के अंदर जोखिम की 5 श्रेणियों की जांच करती है। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं 5 श्रेणियां, जिसे को तो पर्यावरण हो गया, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी संकट। तकनीकी संकट के अंदर साइबर वगैरह जो क्राइम आजकल हो रहे हैं उसके अंदर देखिए तकनीकी संकट के जोखिमों के अंदर आ जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार लघु और मध्यम अवधि में भारत के लिए सबसे बड़े जोखिम की सूची में सूचीबद्ध किया है। इन्होंने भारत को भी इस सूची के अंदर सूचीबद्ध कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी, जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, मौसम की स्थिति है, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, इनके द्वारा ये सूचियों के अंदर बताया गया है। और क्या क्या बातें हैं इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के बारे में प्रबंध निदेशक एमडी सादिया जाहिदी है और इसकी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना होती है वो 1971 के अंदर होती है साथियों। इसका मुख्यालय कोलोंगनी जिनेवार्केट स्विट्जरलैंड के अंदर है। डब्ल्यूएफ का प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टें कौन कौन सी है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, विश्व को आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, विश्व आर्थिक रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। ये सारी की सारी जितनी भी प्रकाशित रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। अगला क्वेश्चन, आईएमएफ मैनेजिंग चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी कितने फीसदी की दर से बढ़ेगी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो निदेशक चीफ है उसका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इनके अनुसार 2023 के अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कितने फीसदी से बढ़ेगी? ऑप्शन है साथियों आपके सामने 2.7 फीसदी से, 3.0 फीसदी से या 3.2 फीसदी से, या इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 2.7 फीसदी से बढ़ने की संभावना इन्होंने जताई है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ की जो स्थापना होती है वो होती है 1944 के अंदर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है एसडीआर। क्या नाम है उसका? एसडीआर, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट। क्या नाम है? स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट। इसको गोल्डन पेपर के नाम से भी जानी जाती है। इसकी जो मुद्रा है, आईएमएफ की जो मुद्रा है उसको गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एसडीआर मुद्रा भी कहते हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर 190 देश है। कितने देश है? सदस्य देश 190 देश है। और 190वां देश है उसका नाम पूछे तो उसका नाम है अंडोरा। क्या नाम है? अंडोरा। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने किसको 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष घोषित किया है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किसको COP28 का अध्यक्ष घोषित किया है? सुल्तान अल जाबिर को, सुल्तान नदीम को, या सुल्तान अल असद को, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा साथियों बताइए। इसका जो सही जवाब है वो होगा सुल्तान अल जाबिर को इन्होंने क्या बनाया है इस बार COP28 जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष इन्होंने घोषित किया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों।
ये है आपके सुल्तान अल जाबिर, जो इमेज के अंदर दिखाए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए सुल्तान अल जाबिर के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला कौन सा राज्य हाल ही में देश का पहला राज्य बना है? अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की राजस्थान राइट टू साइट विजन, राइट टू साइट विजन। इसके अंदर यानी कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी, इसके अंदर क्या चीजें होगी? इसके अनुसार सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा एकत्रित कॉर्निया को, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो प्राप्त कॉर्निया है उनको प्राथमिक स्तर पर सरकारी अस्पतालों के अंदर मुहैया करवाना इनका काम होगा। क्या होगा? प्राथमिकता से सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध करवाने का इनका काम होगा। किसको? कॉर्निया को उपलब्ध कराना इनका काम होगा। और क्या कहा उन्होंने? राइट टू साइट विजन उन्होंने ये लागू किया है राजस्थान के बारे में। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए, निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। वो किस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे? ये आपको बताना है साथियों। साथियों ऑप्शन है साथियों आपके सामने, जनता दल यूनाइटेड यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या फिर बसपा। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है जनता दल यूनाइटेड यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। साथियों शरद यादव ये 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके अलावा वर्ष 2003 से लेकर 2016 तक ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपनी पार्टी के क्या रहे थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2003 से 2016 तक। इनके बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शरद यादव, तो इमेज के अंदर देखिए ये है शरद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 किस राज्य में मकर संक्रांति के दौरान घायल पक्षियों के प्राण बचाने तथा जीव दया को प्राधान्यता देने के लिए अभियान शुरू की है? यह अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023। इसके अंदर क्या होगा? जो भी मकर संक्रांति के दौरान घायल जो पक्षी है प्राण बचाने तथा जीव दया की प्रधानता को लिए ये अभियान शुरुआत की है। इसके अंदर कौन सा राज्य है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। साथियों मकर संक्रांति के अंदर क्या होता है कि सर्वाधिक लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाते और पतंग उड़ाते हैं तो उस समय इसकी चपेट के अंदर कुछ पक्षी आ जाते हैं और वो पक्षी घायल हो जाते हैं। इस वजह से ये इनको लागू किया है 10 दिवसीय करुणा अभियान। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया है? ये गुजरात राज्य के द्वारा लागू किया गया है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 राज्य में मकर संक्रांति के दौरान घायल पक्षियों के प्राण बचाने तथा जीव दया को प्रधानता देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने व्यापक रूप से 10 दिवसीय करुणा अभियान 2023 का आयोजन किया है। इस अभियान को और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1962 तथा व्हाट्सएप नंबर भी घोषित किए हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोजेक आकृति बनाई वे कौन है?
आपको बताना है कि सुदर्शन पटनायक है वो कौन है। एक प्रसिद्ध रेत कलाकार है, संगीतकार है, लेखक है या फिर कवि है। सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी हॉकी भी बनाई, कहां पे, उड़ीसा के अंदर। और इस बार इन्होंने क्या बनाया है, चावल की भूसी से मोजेक आकृति बनाई है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है, ये सुदर्शन जो पटनायक है ये प्रसिद्ध रेत कलाकार है। क्या है, रेत पर अच्छी अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं, इसके लिए इनको जाना जाता है सुदर्शन पटनायक को। तो यहाँ पर एक जो वर्ड आया साथियों, मोजेक आकृति, ये जो मोजेक आकृति है ये क्या होती है बताइए। मोजेक आकृति वो होती है जो कोई किसी भी अजैविक पदार्थ को, जैसे कि अजैविक पदार्थ कौन कौन से हो गए, कांच के टुकड़े हो गए, पत्थर हो गए, कोई निर्जीव चीज कुछ भी हो गई, जैसे इन्होंने चावल की भूसी ली, ये भी निर्जीव चीज है, उनको जोड़ करके, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके जो आकृति, जो आकार बनाया जाता है उसको बोलते हैं मोजेक आकृति। क्या कहा जाता है उसको, मोजेक आकृति। यानी कि इन्होंने क्या किया, चावल की छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि भूसी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे दानों को जोड़ करके उन्होंने क्या बनाया, इस आकृति को बनाया। और जो आकृति आपके सामने मैं बता देता हूं कैसी है। इन्होंने इस प्रकार की जो ये आकृति बनाई, वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप चक दे इंडिया थीम के साथ में इन्होंने इस प्रकार से ये जो आकृति बनाई, इसको बोलते हैं मोजेक आकृति। क्या कहते हैं इसको, मोजेक आकृति। इनकी निर्जीव पदार्थों को लेकर के, छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के जो आकृति बनाई जाती है उसको बोलते हैं मोजेक आकृति। प्रसिद्ध रेतकार, पहली बार पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर में प्रसिद्ध रेत कलाकार एवं पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप हॉकी की थीम पर चक दे इंडिया संदेश के साथ चावल की भूसी से मोजेक आकृति बनाई। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन किन दो देशों के मध्य शुरू की है। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या इसमें से कोई नहीं। भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन साथियों ये धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को अच्छा और सुदृढ़ बनाने के लिए, इसके लिए शुरुआत की है इस ट्रेन की। और ये साथियों शुरू हुई है भारत और नेपाल के मध्य। किसके अंदर, भारत और नेपाल के मध्य इस ट्रेन को शुरू की है। भारतीय रेलवे ने अपनी भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन को एक बहुत ही विशेष दौरे में श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से ये जनकपुरी तक जाएगी। कहां से कहां तक चलेगी ये ट्रेन, अयोध्या से जनकपुर तक ये ट्रेन चलेगी। इसमें पड़ोसी देशों भारत और नेपाल के दो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अयोध्या और जनकपुर है शामिल है। पर्यटक ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से शुरू होगी और यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा भी देगी। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, RS कुमार, रवि कुमार एस, विनोद नामदेव या मोहित प्रसाद। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है रवि कुमार एस को क्या बनाया गया है, कॉग्निजेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किए हैं। ये है आपके रवि कुमार एस, दिखाई दे रहे हैं रवि कुमार एस। कॉग्निजेंट IT प्रमुख ने इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष, ये पहले किसके थे, इंफोसिस के पूर्व अध्यक्ष थे, रवि कुमार एस को CEO और बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। रवि कुमार एस ने दोनों भूमिकाओं में ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया है। इससे पहले यहाँ पर कौन थे, ब्रायन हम्फ्रीज थे। और कॉग्निजेंट की जो स्थापना होती है वो होती है साथियों 26 जनवरी 1994 के अंदर। कब होती है, 26 जनवरी 1994 के अंदर। कॉग्निजेंट के जो संस्थापक है वो है कुमार महादेव फ्रांसिस्को डिसूजा। कौन है, कुमार महादेव फ्रांसिस्को डिसूजा इस कॉग्निजेंट के क्या है, संस्थापक है। और कॉग्निजेंट का जो मुख्यालय है न्यू जर्सी यूएस के अंदर है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? हाल ही में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, शांति कुमारी, ज्योति रावत, लक्ष्मी शाह या फिर साथियों शांति रावत। इसमें से सही जवाब क्या होगा? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है शांति कुमारी। शांति कुमारी 1989 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। किस बैच की? 1989 की प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, आईएएस अधिकारी है। और ये है आपके इमेज के अंदर शांति कुमारी। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? साथियों सारंग जो उत्सव है वो किस आईआईटी ने शुरुआत की है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आईआईटी मद्रास के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। वहां के छात्रों के द्वारा उत्सव सारंग शुरुआत की गई है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? असम, केरल, महाराष्ट्र या फिर इसमें से कोई नहीं। साथियों हाल ही में केरल के राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा, किसके? केरल राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया है। क्या है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने क्या बनाया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 12 घंटों के अंदर इन्होंने कितने किक मारे हैं? 4500 पेनल्टी किक लेकर के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने हाल ही में अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और भी दमदार बनाते रहिए और अधिक मेहनत कीजिए और इस वर्ष आपका सपना साकार हो। इसी मंगल कामना के साथ में जय हिंद, जय भारत।